नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बदायूं से है। जनपद बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शहबाजपुर जफा की कोठी के पास रहने वाले सलीम अहमद का मकान। सलीम अहमद ने लगभग 5 वर्ष पहले अपने घर के बाथरूम में नहाने के लिए गैस गीजर लगवाया। उसके नीचे का स्टील का काम है और साथ ही ऊपरी मंजिल पर वह मकान में रहते हैं, जिनके एक बेटी और 2 बेटे थे। आज सुबह सुबह सलीम अहमद का छोटा बेटा 4 वर्षीय रयान, बड़ा बेटा 11 वर्षीय सयान, दोनों सगे भाई आज सुबह सुबह बाथरूम बंद करके नहा रहे थे और इसी बाथरूम में गैस गीजर लगा हुआ था। काफी देर जब दोनों बाहर नहीं आए तो मन सुखवार ने बाथरूम खटखटाया। काफी देर तक कट करने के बाद भी जब बाथरूम अंदर से नहीं खोला गया तो घर वालों ने बाथरूम का गेट तोड़ दिया और गेट तोड़कर देखा तो दोनों बच्चे बेहोशी की हालत में पड़े थे, बाथरूम में पड़े हुए थे। बेहोशी की हालत में पड़े देखकर परिजन दोनों सगे भाइयों को जिला अस्पताल लेकर गए हैं। दोनों का डॉक्टर ने उपचार शुरू कर दिया है। कुछ देर बाद 4 वर्षीय रयान की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में ही मौके पर मौत हो गई। वहीं 11 वर्षीय सयान को गंभीर स्थिति के देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। हायर सेंटर बरेली ले जाने पर गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया है। वहीं उपचारी आपको बता दें कि 4 वर्षीय रैन की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है, पर आपको बता दें कि नहीं बताया जा रहा है कि बाथरूम में गैस गीजर से ऑक्सीजन नहीं बनने की वजह से दम घुटने से रयान की मौत हो गई है। नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। कहाँ के रहने वाले हो? शहबाजपुर जफाई। अच्छा, ये क्या मामला है जो एक बच्चे की मौत हुई है और एक बच्चा गंभीर है? ये दोनों सुबह 10 बजे नहा रहे थे जी, और अक्सर नहाते थे रोज। जी, नहाते पे बहुत देर हो गई, जब कोई आवाज़ नहीं आई तो फिर उन्होंने वाइफ ने हमारी केवाड़ तोड़ के इन्हें देखा तो अंदर से गैस फट हुई थी, जी, धुआं था बहुत ज़्यादा। बाहर निकाल के नहीं तो अंदर अस्पताल ले गए। अस्पताल में उन्होंने बड़े वाले को तो रेफर कर दिया बरेली। जी। छोटे वाले की उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो बच नहीं पाया। क्या नाम था छोटे वाले का? छोटे वाले का नाम था रयान और बड़े वाले का? बड़े वाले का सयान। वो कहाँ है बड़ा वाला? बड़ा वाला बरेली इस टाइम बरेली। अमृतधारा। ये क्या बजे घटना होगी करीब? सुबह 10 बजे। अच्छा, ये क्या कारण दिया है जो इस तरीके से मौत हुई है बच्चे की? ये गैस का ही है, पानी का जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाई उसमें। कब से लगाई हुई है गैस ये आपको? तो 5 साल हो गई लगी हुई है। 5 साल। ये गैस का गीजर लाइट का है? गैस वाला। खबर बिलग्राम से है, जहां आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर राजघाट में आयोजित होने वाले माघ मेले को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना बिलग्राम क्षेत्र अंतर्गत मेला स्थल का गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बिजली, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, साफ सफाई एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि मेले से जुड़ी सभी समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से मेला क्षेत्र में बनी लो वोल्टेज की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर दूर कराते हुए पर्याप्त एवं सुचारू प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध की जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कहा कि माघ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा है। गौरतलब है कि मकर संक्रांति के दिन माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए यहां पर निरीक्षण किया गया है। बिलग्राम राजघाट का निरीक्षण किया। देखिए, आज कप्तान साहब और मेरे द्वारा और पूरे प्रशासन एवं पुलिस की टीम द्वारा राजघाट का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे 14 तारीख को जो मकर संक्रांति का शाही स्नान है उसके क्रम में हमने सभी सुविधाओं को देखा और व्यवस्थाओं का भी जायज़ा लिया और यहाँ पे जो स्थानीय कल्पवासी एवं जो साधु संत, पूजनीय साधु संत हैं, उनसे भी हमने विचार विमर्श किया और सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि जो ये 14 तारीख का विशेष स्थान है बहुत ही सुगमता से और बहुत ही सफलता से हम लोग आयोजित करेंगे। कप्तान साहब ने पुलिस की ड्यूटी भी पर्याप्त मात्रा में लगा रखी है, सफाई व्यवस्था भी पर्याप्त है। बिजली की कुछ समस्याएं यहाँ पे बताई जा रही हैं जिसको दूर करने का हमने निर्देश भी दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 24 घंटे में जो विद्युत की समस्या है उसको भी हम दूर करेंगे।
खबर वाराणसी से। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने 72वीं नेशनल सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की महिला वॉलीबॉल टीम का हौसला बढ़ाया और पूर्वांचल में पहली बार इतने बड़े राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए खुशी जताई है। वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से काशी के सांसद हुए हैं तब से काशी में पर्यटन से लेकर खेलों में बढ़ावा देने की योजनाओं को व्यापक स्तर पर बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के खेलों के प्रति ललक को मैंने वर्षों से नहीं बल्कि दशकों से देखा है और वह खेलों के प्रति अगाध लगने को रखते हैं। वाराणसी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा सांसद खेलकूद प्रतियोगिता इसका जीता जागता उदाहरण है। इसके अलावा वर्तमान में चल रही नेशनल स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और साथ ही खेलो इंडिया के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने का कार्य किया है, आज विश्व स्तर पर भी हमारे यहाँ के खिलाड़ी पदक प्राप्त करने में सफल साबित हो रहे हैं। प्रतियोगिता हो रही, खेलों के लिए कितना बढ़ावा देने वाली सिद्ध होगी? माननीय प्रधानमंत्री जी जब से काशी के सांसद बने हैं तब से उन्होंने काशी के विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है। रोड हो, रास्ता हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सफाई हो, रोजगार हो, घाटों का सुंदरीकरण हो, माँ गंगा की सफाई हो, तमाम क्षेत्र में उनके ऐतिहासिक कार्य देखे जा रहे हैं। उन्हीं कार्यों में से एक कार्य है काशी को स्पोर्ट्स की दृष्टि से उसका हब बनाना, उसका केंद्र बनाना, खेल की दृष्टि से उसका हब बनाना। और खेल माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही प्रिय विषय रहा है। मैं वर्षों नहीं बल्कि दशकों का साक्षी हूँ जब वो कहा करते थे कि खेल जो है कई मामले में व्यक्ति के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। पहली अच्छी बात तो ये है खेल में कि वो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से चुस्त बनाती है। दूसरी बात वो कहते थे, कई बार मैंने सुना उनके मुंह से, खेलने से खेल भावना पैदा होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है, जिसमें आदमी को हार और जीत का न अफसोस होता है न घमंड होता है। जो हारने वाला होता है वो जीतने वाले को उठ करके पहली बधाई वही देता है। तो इस प्रकार व्यक्ति में वो संस्कार आते हैं, हार और जीत में समभाव रखने की आदत पड़ती है। तीसरी बात वो कहते थे कि अब आधुनिक युग में खेल एक बहुत बड़ा उद्योग भी बन रहा है। उसमें से हजारों लाखों लोगों स्वयं खेलते हैं, उनको तो प्रतिभा उनकी खिलती ही है, लेकिन साथ ही बहुत से लोग, हजारों लोगों को उसमें रोजगार मिलता है, हजारों प्रकार के चीज़ें पैदा होती हैं, कोई पहनने के लिए, कोई खेलने के लिए सामान बनाता है। तो हर दृष्टि से खेल का बड़ा महत्व है और इसीलिए उन्होंने बहुत पहले खेलो इंडिया करके एक अभियान चलाया, सांसद खेल अभियान भी चलाया कि ये देश में नौजवानों में खेल की प्रतिभा का विकास हो और उनके अंदर खेल की भावना भी पैदा हो और उसी बहाने जो स्थानीय जो हमारी रोजगारी है उसमें भी बढ़ावा मिले। उसी दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में किए गए अन्य ऐतिहासिक कार्यों के साथ साथ यहाँ इंडोर स्टेडियम की स्थापना कराई, जिसमें कल 72वां सीनियर वॉलीबॉल नेशनल चैम्पियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए मैं भी आया था। देख करके बहुत अच्छा लगा, बहुत देर तक मैं बैठा भी रहा और भी बैठने का मन था, लेकिन अनेक और कार्यक्रम थे। बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ के प्रतिभागी सभी खिलाड़ियों का मैं अभिवादन करता हूँ। काशी की धरती पर उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक सहायक सहयोगी के रूप में काशी की धरती पर उन सबका स्वागत करता हूँ और आशा रखता हूँ कि उनका काशी में यहाँ रुकना न सिर्फ खेल की दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे। श्रावस्ती इकौना नगर पंचायत के गौतम नगर वार्ड में बनाए गए रैन बसेरे पर उठ रहे सवाल। इकौना नगर पंचायत द्वारा पानी टंकी परिसर कब्रिस्तान स्थल पर रैन बसेरा बनाया गया है, लेकिन एक सप्ताह से यहां कोई भी मजदूर या यात्री रुकने नहीं आए हैं। कब्रिस्तान क्षेत्र में और सूचना बोर्ड न लगे होने के कारण लोग यहां आने से डर रहे हैं। मंगलवार शाम निरीक्षण के दौरान रैन बसेरे में तैनात चौकीदार
परसीन सिंह बीमार हालत में चारपाई पर सोते मिले, जबकि दूसरे कर्मचारी राजकुमार सोनी मौके पर मौजूद नहीं थे। अब सवाल यह है कि जरूरतमंदों के लिए बना रैन बसेरा कब उपयोग में आएगा। खबर चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ डीडीयू ने ऑपरेशन आहट और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान में 8 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। यह कार्रवाई प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ डीडीयू और साथ ही श्री प्रदीप कुमार रावत के नेतृत्व में बचपन बचाओ आंदोलन और चाइल्ड हेल्प डेस्क की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को डीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 8 पर खड़ी गाड़ी संख्या 12987 पर अजमेर और साथ ही सियालदाह एक्सप्रेस के सामान्य कोच में चेकिंग के दौरान 8 नाबालिग बच्चे संदिग्ध अवस्था में यात्रा करते पाए गए। पूछताछ में बच्चों ने अपना नाम और पता बताया है। बिहार, कैमूर व रोहतास जिला के 6 बच्चे बिना परिजनों को बताए काम करने के उद्देश्य से जयपुर जा रहे थे। सभी नाबालिग बच्चों को तत्काल ट्रेन से उतारकर आरपीएफ पोस्ट डीडीयू लाया गया है, जहां चाइल्ड लाइन डीडीयू के स्टाफ द्वारा उनकी काउंसलिंग की गई है। इसके साथ ही बच्चों के परिजनों को उचित माध्यम से सूचना भी दी गई है। इस सफल अभियान में आरपीएफ टीम से उप निरीक्षक अर्चना मीणा, अश्विनी कुमार, सहायक उप निरीक्षक शाहिदा खान, सतीश सिंह, आरक्षी अशोक यादव, बचपन बचाओ आंदोलन की सहायक परियोजना अधिकारी श्रीमती चंद्रा गुप्ता तथा चाइल्ड हेल्प डेस्क टीम की सीमा यादव सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आज जो है डीडीयू जंक्शन पे आरपीएफ डीडीयू की टीम, साथ में बचपन बचाओ आंदोलन की टीम और चाइल्ड हेल्प डेस्क की टीम जो है संयुक्त रूप से गाड़ी संख्या 12987 अजमेर सियालदह के डीडीयू जंक्शन के आने के उपरांत उसके जनरल कोच को जब चेक किया गया तो कुल 8 जो है नाबालिग बच्चे संदिग्ध हालात में देखे गए, जिनसे प्राथमिक तौर पे पूछताछ करने पे मामला पाया गया कि वो मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में कोई ले जाने वाला मौजूद नहीं था। और उनमें से कुल 6 बच्चे बिहार राज्य के कैमूर और रोहतास के रहने वाले थे, आसपास के थे। तो 6 आपस में मशवरा करके मजदूरी के लिए जयपुर जा रहे थे और 2 बच्चे जो है वो वेस्ट बंगाल नॉर्थ परगना के रहने वाले थे। वो दोनों बच्चे किसी बात में घर से कहा-सुनी करके वो नाराज़ होकर के जा रहे थे। कुल 8 बच्चों को जो है सुरक्षित रेस्क्यू कर डीडीयू आरपीएफ पोस्ट पर लाया गया और उसके उपरांत जो है चाइल्ड हेल्प डेस्क की टीम को सुपुर्द किया गया है अग्रिम कार्रवाई वास्ते। प्रतापगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमलता सिंह ने प्रेस वार्ता की है। 1 साल में वार्डों में हुए विकास कार्यों को गिनाया है। सीएम योगी के प्रति जताया आभार। उनके प्रतिनिधि विशाल सिंह ने बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई के बारे में बताया। प्रेस वार्ता में ईओ राकेश कुमार भी रहे मौजूद। जो मेन रोड पे आपके वाटर एटीएम लगे, चूंकि अभी आप लोग जान रहे हैं कि एनएच का कार्य चल रहा है, तो उनको सबको उनका रिप्लेस किया जाएगा। उसकी जगह नए वाटर कूलर 8-9 वाटर कूलर अभी हम स्थापित कर चुके हैं विभिन्न स्थानों पे, आपके जहां पर रोड का चौड़ीकरण का नहीं होना है। बाकी नए जो बनेंगे स्थानों को चिन्हांकित कर लिया गया है और एक बार जब एनएच अपना कार्य कंप्लीट करके हमको रोड सौंप देगा तो उस जगह पे हम एटीएमओ की स्थापना, वाटर कूलर की स्थापना हम करेंगे। सर, चौक से लेकर को लेकर के हमारे आपकी जो है शंका जायज है और अभी पिछले माह ही 20 तारीख को हमारे नगर के सभी व्यापारी संगठन एक साथ आकर के पालिका में बैठ करके सबने आपस में विचार विमर्श किया और ये तय किया कि अतिक्रमण को हम कितना, चूंकि अगर हम पहली पहल अपनी करेंगे तभी दूसरे को हम इंगित कर सकेंगे। उसको लेते हुए सभी जितने हमारे व्यापारी संगठन में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सभी व्यापारी संगठनों का जो आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और आप देखेंगे कि अब जो है धीरे धीरे लोग जो है अपने आप को जो है पीछे कर रहे हैं, अतिक्रमण की स्थिति थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही है। ऐसे 9 नए वेंडिंग जोन बनाए गए जिसमें ठेले वाले, ताकि उन गरीबों का भी जो उनकी दिनचर्या है, दिहाड़ी है, वो बड़ी सीमित होती है, तो उनके भी रोजी रोटी का ख्याल रखते हुए ऐसी जगह उनको रखा जा रहा है ताकि उनका भी जो व्यवसाय जो है बाधित ना। गंज में आपका है पिंक शौचालय, एक कालिया मुर्गा
आप उसमें जाएंगे, वहाँ पे एक पिंक शौचालय हमारे यहाँ नगर में हमने 5 पिंक शौचालयों की स्थापना हुई। बाबागंज वाला चूंकि मुख्य मार्ग पर है, इसलिए वो ज्यादातर इस्तेमाल वही होता है। बाकी हर वार्ड में लगभग आपका एक नया जो हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं, रोडवेज बस अड्डे के पीछे एक डीलक्स टॉयलेट की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। इसका पैसा आ गया है, चूंकि अभी टेंडर हुआ नहीं है इसलिए इसको बोलना उचित नहीं, लेकिन अगले इसी वित्तीय वर्ष में उस पर भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अमरोहा चेकिंग अभियान के दौरान बाबूगढ़ चौराहे पर ब्लैक फिल्म लगाकर वाहन चलाने तथा हूटर, सायरन या अवैध प्रयोग करने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम MV एक्ट के तहत अंतर्गत कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस द्वारा ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त अतराशी तिराहे से TP नगर चौराहे तक सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। अमरोहा पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, अवैध रूप से ब्लैक फिल्म, हूटर या सायरन का प्रयोग न करें तथा सड़क किनारे अतिक्रमण से बचें, जिससे सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। चंदौली में RBI एजेंट बनकर महिला से हुई लाखों रुपए की ठगी। आपको बता दें, नकली गोल्ड दिखाकर महिला को लगाया लाखों रुपए की चपत। पीड़ित के घर में लड़की की शादी चल रही थी बात और साथ ही अज्ञात व्यक्ति ने खुद को भारतीय रिजर्व बैंक का एजेंट बताकर करी है ठगी। ठग ने बैंक में रखे गिरवी सोना नीलामी में सस्ते दामों में दिलाने का दिया था झांसा। पीड़िता के घर जाकर ठग ने 4,35,000 रुपए लेकर फरार हो गया। पीड़ित ने SP से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। अलीनगर थाना क्षेत्र के मवई खुर्द एरिया का बताया जा रहा मामला। पाली कस्बे की मेन चौराहा पर प्रतिदिन भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क के दोनों ओर ऑटो, ई-रिक्शा व अन्य वाहन अव्यवस्थित तरीके से खड़े रहते हैं, जिससे घंटों जाम लग जाता है। आमजन, स्कूली बच्चे, व्यापारी और मरीज इसी अव्यवस्था से त्रस्त है और लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। इसी के साथ पाली क्षेत्र में ओवरलोड भूसी व गन्ना लदे ट्रकों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर क्षमता से कई गुना अधिक भार लेकर ट्रक दिन रात सड़कों पर फराटा भर रहे हैं। हाल ही में रामपुर क्षेत्र में नैनीताल हाईवे पर ओवरलोड भूसी से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पास से गुजर रही बोलेरो गाड़ी पर पलट गया, जिससे बोलेरो चालक की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक में क्षमता में कहीं अधिक भार था और साथ ही जिसके कारण वाहन संतुलन खो बैठा और बोलेरो पूरी तरह दब गई। ये पूरा हादसा CCTV कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ओवरलोडिंग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हरदोई बार एसोसिएशन हरदोई के वार्षिक चुनाव 2026 में कनिष्ठ सदस्य पद पर पारुल शर्मा एडवोकेट ने शानदार और रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। पारुल शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को भारी अंतर से हराते हुए 746 मतों से विजय प्राप्त की है, जिसे चुनाव की अब तक की सबसे बड़ी जीत में गिना जा चुका है। और साथ ही पारुल शर्मा एडवोकेट ने बताया कि यह जीत मेरी नहीं बल्कि सभी सम्मानित अधिवक्ता
साथियों की एक जीत है और आपने जो विश्वास और समर्थन दिया है उस पर मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से खरा उतरने का प्रयास करूंगी। कनिष्ठ अधिवक्ताओं की समस्या उनके अधिकारों और सुविधाओं के लिए सदैव आवाज बुलंद करती रहेगी। वहीं उनकी साथी अधिवक्ता मरियम फातिमा एडवोकेट ने भी जीत पर खुशी जताते हुए शुभकामनाएं दी हैं। खबर सीतापुर से है, जहां फर्जी फॉर्मों से जीएसटी चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 100 फॉर्मों से करीब 100 करोड़ की हुई है जीएसटी चोरी और साथ ही भोले भाले लोगों के नाम पर करवाते थे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। एक अभियुक्त कानपुर 6 सीतापुर के रहने वाले हैं और 37 मोबाइल, 80 सिम कार्ड और 37 एटीएम तथा कागजात हुए बरामद। जनपद के खैराबाद पुलिस एसओजी की संयुक्त टीम ने की है बड़ी कार्रवाई। अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर भेजा गया उन सभी को जेल। सर आज जो खुलासा करिए क्या नाम है? देखिए, जनपद सीतापुर में बड़ा अच्छा गुड वर्क किया गया है, जिसको हम लकड़ी जीएसटी माफिया जो है इसको हम कह सकते हैं। क्या जो आप सभी जानते हैं कि जनपद सीतापुर के अंदर लकड़ी की बहुत सारी खेती होती है और उसका आगे मंडियों के माध्यम से विभिन्न जिलों में उसको भेजा जाता है। उसमें एक बड़े पैमाने के ऊपर जीएसटी की चोरी और इनकम टैक्स की चोरी करने के लिए इसमें आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह होता है उस सभी की चोरी की जा रही थी। फर्जी फर्में क्रिएट की गई थी, लगभग 60 से 70 फर्मों को क्रिएट किया गया था और उन फर्मों के नाम से बिलिंग करके फर्जी बिल जनरेट किए जा रहे थे, उनको भेजा जा रहा था ताकि उनके ईवे बिल जनरेट हों और रास्ते में चेकिंग प्रॉपर ना हो पाए। उनकी अंडर वैल्यूइंग की जा रही थी, माल ज़्यादा रह रहा था और बिल कम दाम का काटा जा रहा था ताकि टैक्स की बचत हो। और फाइनली जब वो फर्मों पे टैक्स लाइबिलिटी पड़ती थी जीएसटी की या किसी और इनकम टैक्स की, तो उसको भुगतान नहीं किया जाता था क्योंकि वो किसी और आदमी के नाम पे केवाईसी करवा के उन फर्मों को, फर्जी फर्मों को, जिनको हम शेल कंपनी बोलते हैं, उनको क्रिएट किया गया था। तो इसका भांडाफोड़ किया गया। इसमें 7 लोगों को अरेस्ट किया है। 8 लाख की इसमें लगभग रिकवरी हुई है। विभिन्न मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, चेकबुक, स्टैम्प्स, कंपनी के कागज़, लैपटॉप्स, ये सब और 2 गाड़ियाँ इनसे बरामद हुई हैं। इस पूरे जीएसटी जो चोरी का गैंग है, इसको हम स्पेशली इसमें देखा गया कि ये लोग लकड़ी के व्यापार में ज़्यादा काम कर रहे थे, तो इसकी पूरी ट्रेसिंग अभी हम कर रहे हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड जो लिंकेजेस करते हुए किन कंपनीज को माल दिया गया, उनसे क्या टैक्स की चोरी करवाई गई, वो सभी जांच की जा रही है। जीएसटी विभाग के साथ भी हम लगातार संपर्क में हैं। जॉइंटली टीम बना के इसमें कार्रवाई की जा रही है ताकि जितनी भी सरकार को जीएसटी की चोरी हुई है, सरकार की जीएसटी की, उसकी भुगतान वापस हो सके। और आने वाले समय में जो ये अभियुक्त है, जो ये गैंग आगे कार्रवाई करे, तो उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और सारा जो इस तरह से अवैध उन्होंने संपत्ति। कन्नौज मेडिकल कॉलेज ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। मेडिकल कॉलेज में पहली बार किसी बच्चे का बोन मैरो टेस्ट हुआ है। टेस्ट सफल होने के बाद यहां आने वाले और साथ ही बच्चों की जांच भी शुरू करवाई जाएगी। तिरवा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आलिफ नाम का 9 माह का बच्चा बाल रोग विभाग में भर्ती किया गया था। बच्चे में अत्यधिक खून की कमी पाई गई थी। इससे पहले भी खून की कमी के कारण मरीज को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहाँ 2 बार खून भी चढ़ाया गया था। खून की कमी का
कारण डॉक्टरों को नहीं पता चल पाया था। इसी समस्या को लेकर मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कौशलेंद्र सोनी ने मरीज को भर्ती कर परीक्षण किया। खून की कमी का कारण पता लगाने के पैथोलॉजी विभाग के डॉक्टर राजीव रंजन से संपर्क किया गया और साथ ही अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो जांच के संबंध में परामर्श लिया गया। अस्थि मज्जा की जांच के लिए डॉक्टर राजीव रंजन पैथोलॉजी में आए और आज नमूना लिया है। नमूना लेते ही समय डॉक्टर भीमराव रंजन के साथ PGJR और साथ ही डॉक्टर अमित उपाध्याय, डॉक्टर सोनी, डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर रेणु एवं डॉक्टर शिव शंकर के साथ बाल रोग विभाग के PGJR डॉक्टर अंजू, डॉक्टर स्वर्णिम, डॉक्टर श्रेयांश, डॉक्टर अर्पित और साथ ही आदि लोग वहां पर मौजूद रहे। बिलग्राम में कड़ाके की ठंड को देखते हुए बिलग्राम नगर पालिका द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिलग्राम मल्लावा विधायक आशीष सिंह आशु मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका अध्यक्ष अनिल राठौर एवं बिलग्राम नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में किया गया। ठंड के इस मौसम में जरूरतमंदों की मदद करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। नगर पालिका द्वारा किया गया ये प्रयास बेहद सराहनीय है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल राठौर ने कहा कि नगर पालिका जनता की सेवा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित जैसे जन कल्याणकारी कार्य आगे भी लगातार किए जाएंगे। वहीं नगर अध्यक्ष नीरज गुप्ता ने कहा कि नगर क्षेत्र के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक मदद पहुंचाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। नगर पालिका द्वारा किया गया यह प्रयास जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत है। महिलाएं और बुजुर्ग ठंड में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ऐसे में कंबल वितरण जैसे कार्य समाज के लिए बहुत आवश्यक है। चेयरमैन जो जाने में उनको उत्तर प्रदेश सरकार जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर जो जरूरतमंद है उनको कंबल की व्यवस्था की गई है। यहाँ बिलग्राम नगर पालिका परिषद के चेयरमैन आदरणीय अनिल राठौर जी के नेतृत्व में यहाँ जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको वितरण का कार्यक्रम हुआ है और ज्यादातर लोगों से संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। शासन और प्रशासन दोनों बेखबर होते नजर आ रहे हैं। अवैध खनन पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्ति के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है और आने वाली पीढ़ी के लिए सोचने का विषय बन चुका है। बिना किसी नियमन और साथ ही बिना पर्यावरण सुरक्षा उपयोगों के मिट्टी का खनन न केवल भूमि को नष्ट करना है बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा देना है। बताते चले जनपद अमरोहा के क्षेत्र मंडी धनौरा के गाँव अमहेड़ा और साथ ही गाँव कलाली में खनन माफिया बेखौफ होकर धड़ल्ले से धरती मां का सीना चीर रहे हैं और दिन दहाड़े खनन हो रहा है। खबर ऋषिकेश से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सर्वे के दौरान वन भूमि पर लगाए गए फ्लेक्स और बोर्ड उखाड़ना लोगों को भारी पड़ने वाला है। रेंजर ने फ्लेक्स और बोर्ड उखाड़ने के आरोप में ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में जांच और कार्रवाई शुरू करते हुए अज्ञातों की पहचान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बता दें कि एक जनहित याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग ने ऋषिकेश के वन क्षेत्र के लाल पानी और वीरभद्र ब्लॉक में आबादी के बीच वन भूमि की निपटाई का
काम 28 दिसंबर को पूरा किया था। उस दौरान विभाग ने संबंधित भूमियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित फ्लेक्स और बोर्ड भी लगाए थे। वन विभाग के अनुभाग अधिकारी के मुताबिक यह फ्लेक्स और बोर्ड अज्ञातों ने उखाड़ कर नष्ट कर दिए हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद रेंजर ऋषिकेश की ओर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस की तहरीर दी गई है और जल्द ही पहचान कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि वन भूमि सर्वे के मामले में अभी तक हाईवे जाम करने पर 2 रेलवे ट्रैक जाम करने पर 1 मुकदमा पहले ही ऋषिकेश कोतवाली में दर्ज है। कानपुर में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। डरा धमकाकर 10वीं की छात्रा से महीने भर दुष्कर्म करता रहा कोचिंग संचालक। कोचिंग जाने से इनकार करने पर मां ने पूछा तो बताई सच्चाई। आरोपित स्कूल में पढ़ाता और इलाके में ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाता है। पूरा मामला थाना किदवई नगर के किदवई नगर चौकी अंतर्गत का है और परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी देवेंद्र को किया है गिरफ्तार। कल थाना किदवई नगर पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक बच्ची जो कक्षा 10 की छात्रा है उसकी माता के द्वारा थाने पर ये तहरीर दी गई कि उसकी बच्ची के साथ उसी स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर जिसका नाम देवेंद्र है जो प्राइवेट कोचिंग भी पढ़ाता है उसके द्वारा उसकी बच्ची के साथ गलत काम किया गया। इस सूचना पर FIR दर्ज की गई और इसमें संबंधित टीचर को अरेस्ट कर लिया गया और उसको जेल भेज दिया गया। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौली में नेशनल हाईवे 19 पर भीषण सड़क हादसा। अनियंत्रित हाईवे ने आगे चल रही ट्रक में मारी जोरदार टक्कर में हाईवा का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त। चालक केबिन में फंसा, मौके पर मची अफरा तफरी। क्रेन के केबिन से काटकर चालक निकाला गया बाहर। घायल चालक जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर से रेफर और पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है। सदर थाना क्षेत्र के चंदौली मझवार रेलवे स्टेशन के समीप की पूरी घटना बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।